हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने रीट की सीरीज यानी जो फिजिक्स पार्ट रीट में आता है वो शुरू कर रहे हैं। अतः आप जो भी आपके परिचित हैं उनसे जो इस रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनका फ़ायदा हो पाए। अपने रीट में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये 10-15 मिनट का है। इस 10-15 मिनट में अपने बेसिक्स करेंगे ताकि इस बेसिक को समझने के बाद जो आगे के टॉपिक हैं वो टॉपिक अपने लिए ईजी हो जाएंगे। जब भी अपने इनका आगे यूज़ करेंगे तो किसी तरह की कोई समस्या उसमें नहीं आएगी। इसलिए अपने स्टार्ट जो करेंगे वो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सभी रीट में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण परीक्षा है और कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसका एक एक क्वेश्चन जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे मेरिट बेस्ड होती है। अतः अच्छी तरह से तमन्यता से आप तैयारी कर रहे हैं और इस पार्ट को जब आप शामिल करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो अपने स्टार्ट करते हैं। जो फिजिक्स पोर्शन आपके रीट में आ रहा है वो तैयार शुरू कर रहे हैं अपने आज। सबसे पहले अपने पास है, अपने जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। अपने फिजिक्स में भौतिक राशियाँ पढ़ते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके। मापन सिंपल सा मतलब होता है कि अपने जिन राशियों को नाप सकें और तोल सके उन राशियों को अपने क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। अपने क्या करते हैं, भौतिक राशियाँ पढ़ते हैं। भौतिक राशियाँ है क्या चीज़, ऐसी राशियाँ जिनका क्या कर सकें, अपने मापन किया जा सके। मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, उन राशियों को अपने क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब क्या है जिनका अपने मापन कर सकते हैं। समय है, समय को अपने नाप सकते हैं तो भौतिक राशि है। ताप है, ताप को अपने नाप सकते हैं, भौतिक राशि है। बल है, बल को अपने नाप सकते हैं, भौतिक राशि है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को नाप सकते हैं, भौतिक राशि है। तो ये जो राशियाँ हैं जिनका अपने इसमें अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ, अर्थात जिनका अपने मापन कर सकते हैं। अपने देखते हैं कि ये भौतिक राशियाँ जो है, इन भौतिक राशियों को अपने 3 भागों में बांट सकते हैं। भौतिक राशियों को 3 भागों में अपने मोटे रूप से क्या करते हैं, भौतिक राशियों को 3 भागों में दिशा के आधार पर बात कर रहे हैं अपने, कि अपने 3 भागों में इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये भौतिक राशियाँ जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा प्रकार है अपने पास, पहला अपने पास है अदिश भौतिक राशियाँ। अदिश भौतिक राशियाँ। दूसरा अपने पास है सदिश भौतिक राशियाँ और तीसरा अपने पास है प्रदिश भौतिक राशियाँ। हालांकि प्रदिश भौतिक राशियाँ जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि अपने अब यहाँ डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि अपने कितने पार्ट में इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भौतिक राशियों को दिशा की बात आ रही है, दिशा के आधार पर अपने कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। अदिश भौतिक राशियाँ, सदिश भौतिक राशियाँ और प्रदिश भौतिक राशियाँ। स्केलर्स, वेक्टर्स और टेंसर, 3 प्रकार से अपने इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला अपने पढ़ते हैं अदिश भौतिक राशियाँ। अदिश भौतिक राशियाँ क्या है, क्योंकि आप जो भी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें कभी भी सदिश का नाम नहीं होगा, लेकिन जब भी आप ये कॉम्पिटिटिव तैयारी करेंगे तो आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का उसमें आपको सदिश शामिल करना पड़ेगा। तो इसकी जानकारी होनी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अदिश भौतिक राशियाँ क्या है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। यानी इन भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए अपने को परिमाण तथा मात्रक चाहिए। परिमाण और मात्रक चाहिए। अगर अपने परिमाण और मात्रक से उस भौतिक राशि की पूरी जानकारी अपने को प्राप्त हो जाए तो ऐसी भौतिक राशियाँ अपने पास क्या कहलाती है, अदिश भौतिक राशियाँ कहलाती है। अदिश भौतिक राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है, अदिश भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे
अपने पास समय है, समय अदिश भौतिक राशि है, क्योंकि अपने ये कहते हैं कि 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 2 इसका क्या है, परिमाण है, और घंटा इसका अपने पास क्या है, मात्रक है। तो 2 घंटे से अपने को पता चल जाता है कि समय की बात हो रही है, 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह से अपने पास ताप, ताप भी अदिश भौतिक राशि है। जैसे अपने बोले कि आज ताप जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अपने समझ जाते हैं कि आज दिन का जो तापमान है वो कितना है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूरी है, दूरी भी अदिश भौतिक राशि है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान अदिश भौतिक राशि है। कार्य है, कार्य अदिश भौतिक राशि है। ऊर्जा है, ऊर्जा अदिश भौतिक राशि है। इस तरह से ये जो राशियाँ हैं, ऐसी राशियाँ, सिंपल सा मीनिंग ये, ऐसी राशियाँ जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए अपने को परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है, अदिश भौतिक राशियाँ कहलाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अदिश भौतिक राशियाँ जो होती है वो सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन करती है। नॉर्मल अलजेब्रा के जो अपने पास नियम होते हैं, सामान्य बीजगणित के जो नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करती है। यानी सामान्य बीजगणित जो है, सामान्य बीजगणित के अनुसार अपने क्या करेंगे, इनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि जब करते हैं तो अपने क्या करेंगे, सामान्य बीजगणित का उपयोग करते हैं। दूसरी अपने पास है सदिश भौतिक राशियाँ। सदिश भौतिक राशियाँ क्या है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए अपने पास क्या है, परिमाण, मात्रक, इन दोनों के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अर्थात ये राशि पूर्णतया तभी व्यक्त होगी जब अपने पास क्या होगा, परिमाण होगा, उसका मात्रक होगा, और इसके साथ साथ अपने पास क्या होगी, दिशा होगी। यानी ये अपने पास ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक के साथ साथ अपने को क्या चाहिए, दिशा की आवश्यकता होती है। अगर दिशा का ज्ञान नहीं है तो इन भौतिक राशियों की जानकारी अपने प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन भौतिक राशियों को क्या कहते हैं, सदिश भौतिक राशियाँ कहते हैं। सदिश भौतिक राशियों के एग्जाम्पल अपने पास जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है। इस तरह से अपने पास ये बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं। जैसे जैसे अपने पढ़ेंगे तब अपने बात करते जाएंगे कि ये किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो ये अपने पास ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए अपने पास परिमाण, मात्रक के साथ साथ दिशा चाहिए, उन भौतिक राशियों को क्या कहते हैं, सदिश भौतिक राशियाँ कहते हैं। सदिश भौतिक राशियाँ जो होती है वो सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश भौतिक राशियाँ जो है वो सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती है। यानी इसके अंदर अपने क्या करते हैं, सदिश बीजगणित जो है उनके नियमों का इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब जो सदिश भौतिक राशियाँ होती है, सदिश भौतिक राशियों को अपने 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। सदिश भौतिक राशियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी सदिश भौतिक राशियाँ फिर 2 प्रकार की होती है। सदिश भौतिक राशियाँ जो है ये फिर 2 प्रकार की होती है। ये नंबर 1 या ए अपने पास जो है वो किस प्रकार की, ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश, जिनको क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर अपने कहते हैं। ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर्स। तो ध्रुवीय सदिश क्या होती है, ऐसी सदिश राशियाँ होती है ये सदिश राशियाँ, लेकिन ऐसी सदिश राशियाँ होती है जिनका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है। यानी सिंपल से तरीके से कहें तो ये ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जो रेखीय गति में प्रयुक्त होती है। ऐसी राशियाँ जिनका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, उन सदिशों को अपने क्या कहते हैं, ध्रुवीय या पोलर वेक्टर्स कहते हैं। या यूं कहें कि जिनका उपयोग अपने किस में करते हैं, रेखीय गति में जिनका उपयोग किया जाता है। रेखीय गति में जिन सदिशों का उपयोग किया जाता है उन सदिशों को क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश कहते हैं। ऐसे भौतिक राशियाँ, ऐसी सदिश भौतिक राशियाँ जिनका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है उनको अपने क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर्स कहते हैं या ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, आवेग है,
संवेग है, ये अपने पास ऐसी भौतिक राशियां हैं जो ध्रुवीय सदिश कहलाती है। दूसरा अपने पास आता है बी पार्ट इसका अक्षीय सदिश। ये सदिश के ही पार्ट है अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर। अक्षीय सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश होते हैं जो घूर्णन गति से संबंधित होते हैं, यानी घूर्णन गति में जिन सदिशों का उपयोग किया जाता है उन सदिशों को क्या कहते हैं? अक्षीय सदिश कहते हैं। यानी घूर्णन गति से संबंधित जो सदिश होते हैं उनको अक्षीय सदिश कहते हैं। इसके उदाहरण अपने पास है कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बलागुण आदि। ये अपने पास ऐसी राशियां हैं जो किससे रिलेटेड होती है? घूर्णन गति से संबंधित होती है और इनको क्या कहते हैं? अक्षीय सदिश कहा जाता है। तो सदिश भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए अपने को परिमाण और मात्रा के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। सदिशों को अपने दो भागों में बांट देते हैं और सदिश राशियां सिंपल सा एक तरीका देखें तो ऐसी राशियां होती है जो सदिश बीजगणित का पालन करती है। अब आता है अपने पास तीसरा प्रदिश भौतिक राशियां। देखिए ये अपने सिलेबस में नहीं है, कहीं अपने यूज नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि नाम आ रहा है इसलिए अपने इसकी बात करने हैं। प्रदिश भौतिक राशियां क्या होती है? प्रदिश भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती है जिनकी स्वयं की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, परंतु विभिन्न दिशाओं में इनके परिमाण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। अब अपने पास इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, जो घुमाने वाला लट्टू होता है, जब वो लट्टू तेज गति से घूमता है तो वो अपने अक्ष पर घूमता रहता है, इससे उसका अक्ष जो है वो एकदम स्थिर होता है। लेकिन जैसे ही वो धीरे होता है तो उसका अक्ष भी घूर्णन करने लग जाता है। जब अक्ष घूर्णन करने लग जाता है तो उससे संबंधित जो जड़त्व गुण होता है वो अपने पास क्या होती है? प्रदिश भौतिक राशि होती है। तो प्रदिश भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती है जब घूर्णन गति कर रहे किसी पिंड का अक्ष भी क्या करता है? घूर्णन करता है, तो उससे संबंधित जो जड़त्व गुण होता है वो अपने पास प्रदिश भौतिक राशि होती है। यानी प्रदिश भौतिक राशि ऐसी भौतिक राशि जिसकी अपने कोई निश्चित दिशा नहीं होती, परंतु विभिन्न दिशाओं में जिसके परिमाण भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें प्रदिश भौतिक राशि कहते हैं। ये अपने सिलेबस में नहीं आता है। अब आता है अपने पास सदिश राशि जो है। इन सदिश राशियों में अपने पास बहुत टाइप के अपने सदिश पढ़ते हैं, तो कुछ अपने उनके बारे में बात करते हैं। पहले आता है तुल्य सदिश। तुल्य सदिश या इनको अपने बोल सकते हैं समान सदिश। समान सदिश दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा समान हो। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा समान हो, उन सदिशों को अपने क्या कहते हैं? तुल्य सदिश कहते हैं। जैसे अपने पास एक सदिश ए वेक्टर ये है, एक सदिश बी वेक्टर ये है, दोनों के परिमाण समान है और दोनों की दिशा भी समान है, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? तुल्य सदिश कहलाते हैं। दूसरा अपने पास आता है ये तुल्य सदिश। दूसरा अपने पास है असमान सदिश। असमान सदिश। असमान सदिश अपने पास कौन से होते हैं? ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण समान हो, दिशा भिन्न हो। जिनकी दिशा भिन्न हो, परिमाण समान हो, या दिशा और परिमाण दोनों ही भिन्न हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? असमान सदिश कहते हैं। जैसे अपने पास एक सदिश का जोड़ा अपने पास ये है, इन दोनों का परिमाण समान है परंतु दिशा भिन्न है, तो असमान सदिश हो गई। अपने पास एक सदिश का जोड़ा ये है, इन दोनों की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है, तो ये असमान सदिश हो गए। तीसरा अपने पास एक जोड़ा ये है, यहाँ अपने पास परिमाण भी भिन्न है और दिशा भी भिन्न है, तो इन्हें क्या कहते हैं? असमान सदिश कहते हैं। तीसरा अपने पास आता है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश या इनको ऋणात्मक सदिश भी कह देते हैं। विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, ये ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है परंतु दिशा विपरीत होती है। परिमाण समान होता है परंतु दिशा जो है वो विपरीत होती है। परिमाण समान और दिशा विपरीत।
प्रत्येक ऋणात्मक सदिश जो होता है वो असमान सदिश होता है। प्रत्येक ऋणात्मक सदिश असमान सदिश होता है, परंतु प्रत्येक असमान सदिश ऋणात्मक सदिश नहीं होता है। तो ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश, इसको ऋणात्मक सदिश भी बोल देते हैं, ये अपने पास क्या होता है, जिनमें दोनों का परिमाण समान हो परंतु दिशा जो है वो अपने पास क्या हो, विपरीत हो। तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। सदिश में सबसे महत्वपूर्ण अपने पास आता है एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या है? एकांक सदिश, एकांक सदिश किसे कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है, जब भी अपने फिजिक्स पढ़ेंगे तो इस एकांक सदिश के बिना अपना काम नहीं चलता है कभी भी। एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो तथा जो दिए गए सदिश की दिशा को व्यक्त करता है, दिए गए सदिश की दिशा को व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है, एकांक सदिश कहलाता है, या इकाई सदिश भी बोल देते हैं, एकांक सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, यानी मैग्नीट्यूड जिसका क्या हो, एक हो, तथा जो दिए गए सदिश की दिशा को व्यक्त करता है, यानी कि दिए गए सदिश की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, उसकी दिशा दर्शाने के काम आता है। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए और अपने यही काम आती है। एकांक सदिश बराबर अपने पास होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। एकांक सदिश, जब भी अपने किसी भी भौतिक राशि का एकांक सदिश ज्ञात करना होगा तो अपने क्या करेंगे, उस सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग दे देंगे, तो रिजल्टेंट अपने पास क्या होगा, एकांक सदिश होगा। एकांक सदिश को हमेशा कैप लगाकर दर्शाया जाता है, यानी टोपी पहना दी जाती है। जैसे अपने पास क्या है, वेक्टर ए है, इस ए वेक्टर का अपने को क्या करना है, एकांक सदिश फाइंड करना है। तो अपने पास ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। ये जो दो लाइनें लगाते हैं, ये लाइनें किसको रिप्रेजेंट करती है, परिमाण को, मापांक, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलते हैं इसको। तो इसको अपने इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ए अपॉन ए लिख सकते हैं। केवल अगर अपने परिमाण है अपने पास एक केवल है, तो अपने इसको ए भी लिख सकते हैं सीधा। तो इसको अपने इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप, यानी किसी सदिश को उस सदिश के परिमाण और एकांक सदिश के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अपने पास है। एकांक सदिश अपने पास होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण, और अपने किसी सदिश को उस सदिश के परिमाण और एकांक सदिश के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अपने क्या करते हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति काम में लेते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति जिसके अंदर अपने पास x, y और z तीन परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं। इन अक्षों की दिशा को व्यक्त करने के लिए भी एकांक सदिश प्रयुक्त किए जाते हैं। तो x अक्ष की दिशा को व्यक्त करने के लिए, x अक्ष की दिशा को व्यक्त करने के लिए आई कैप एकांक सदिश का उपयोग किया जाता है। y अक्ष की दिशा को व्यक्त करने के लिए एकांक सदिश जो है वो j कैप प्रयुक्त किया जाता है, और z अक्ष की दिशा को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, k कैप, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप। जब आई कैप किसी भौतिक राशि के साथ लगा होगा तो इसका मतलब ये है वो भौतिक राशि एक्स अक्ष की दिशा में है। जे कैप लगा हुआ है तो इसका मतलब वो वाई अक्ष की दिशा में है, और के कैप लगा हुआ है तो वो इसका मतलब है जेड अक्ष की दिशा में है। तो ये अपने पास एकांक सदिश इस तरह से प्रयुक्त किए जाते हैं अक्षों के अनुदिश। नेक्स्ट अपने पास इसका पार्ट आता है सदिशों का संयोजन। सदिशों का संयोजन क्या है, सदिशों का संयोजन, संयोजन का मतलब सिंपल सा है, सदिशों का जोड़। सदिशों का जोड़ जब अपने करते हैं तो अपने पास कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। अपने समान सदिशों का ही योग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समान सदिशों का ही संयोजन कर सकते हैं। समान सदिश, समान सदिश का मतलब क्या है, समान सदिशों का संयोजन का मतलब क्या है कि बल सदिश में बल सदिश को ही जोड़ सकते हैं।
बल सदिश में वेग सदिश को नहीं जोड़ सकते, वेग सदिश में वेग सदिश को ही जोड़ सकते हैं, वेग सदिश में त्वरण सदिश को नहीं जोड़ सकते, यानी समान सदिशों का ही संयोजन किया जा सकता है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अपने दो सदिशों का संयोजन करते हैं तो संयोजन से जो अपने को राशि मिलती है वो भी सदिश राशि होती है, यानी परिणामी सदिश जो है, परिणामी जो अपने को परिणामी मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है, परिणामी जो राशि है वो भी क्या होता है, सदिश होती है, यानी परिणामी राशि भी कैसी राशि प्राप्त होगी, अपने को सदिश राशि प्राप्त होगी। तीसरा अपने पास ये होता है कि किसी सदिश के परिमाण को परिवर्तित किए बिना उस सदिश को उसके समांतर अंतरिक्ष में कहीं भी विस्थापित करने पर वह सदिश अपरिवर्तित रहता है। जैसे मान लो अपने पास ये ए वेक्टर है, अपने को इस ए वेक्टर की यहाँ नहीं, अपने को यहाँ आवश्यकता है, तो अपने इसके समांतर इसके परिमाण को परिवर्तित किए बिना, परिमाण परिवर्तित नहीं होना चाहिए, अपने इसको अंतरिक्ष में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। ये उसी तरह से है जैसे अपने कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है कि इसको यहाँ लेकर अपने यहाँ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है इसके लिए दो, कि एक तो इसका परिमाण नहीं बदलना चाहिए और एक इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, यानी ये इसके समांतर रहना चाहिए। अब सदिशों के संयोजन के लिए अपने पास क्या है, नियम है। संयोजन के लिए पहला जो नियम है वो अपने पास है त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या कहता है, यदि किसी सदिश की दो क्रमागत भुजाएं, यदि किसी सदिश की दो क्रमागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को परिमाण व दिशा में निरूपित करती है तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी सदिश को परिमाण व दिशा में निरूपित करेगी। यानी अपने पास क्या है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ABC। अपने ये कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं, अपने ये दो क्रमागत भुजाएं ले रहे हैं, समान क्रम में दो सदिशों को परिमाण और दिशा में निरूपित करती है तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, यानी ये इस टाइप का अपने पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये इसके ऑपोजिट हो गया। ये कोई मीनिंग नहीं है कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेना है, यानी ये दोनों एक ही क्रम में होनी चाहिए, ये दोनों एक ही क्रम में, ये इसके क्या है, विपरीत क्रम में, तो ये इनके रिजल्टेंट को व्यक्त करती है। यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर R इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब इसका अगर परिणामी का परिमाण ज्ञात करना हो, ये परिणामी सदिश है, इसका परिमाण ज्ञात करना हो, इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना हो, तो इसका मैग्नीट्यूड ये अपने पास आएगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, क्योंकि अपने P और Q ले रहे हैं। तो अपने पास R जो है, R इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। ये अपने पास इसका परिणामी सदिश जो R है उसका परिमाण आ जाएगा। ये थीटा क्या चीज़ है, थीटा अपने पास क्या है, ये एंगल है थीटा, या यूं कहें कि इसको अपने आके ये नहीं, ये थीटा जो है ये सदिश P और Q के बिटवीन एंगल है। ये जो एंगल है अल्फा, ये अल्फा रिजल्टेंट बनाता है किसके साथ, प्रारंभिक सदिश के साथ, ये एंगल अपने पास थीटा है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। ये परिणामी सदिश का परिमाण आ जाता है। इसी तरह से इसके लिए आता है अपने पास समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। हालांकि समांतर चतुर्भुज का जो नियम है उसको अपने ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी का ही विस्तृत रूप है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में निरूपित करती है तो इन भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण जो है वो उसके परिणामी सदिश को परिमाण व दिशा में निरूपित करेगा। अपने पास ये एक समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज ABCD नेम दे देते हैं इसको। अपने पास क्या है, ये अपने पास दो आसन्न भुजाएं हैं, ये वेक्टर P को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेक्टर Q को रिप्रेजेंट कर रही है, इन दोनों के बिटवीन ये एंगल थीटा है दोनों सदिशों के बीच में। अब इन्हीं के कटान बिंदु से गुजरने वाला ये जो विकर्ण है वो इनके परिणामी सदिश R को व्यक्त करेगा। अपने जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, तो अपने पास ये सदिश भी क्या होगा, Q होगा। तो अगर अपने इतना डायग्राम देखें, ये वाला, ये परिणामी सदिश इस प्रारंभिक सदिश के साथ अल्फा, ये इतना अगर अपन डायग्राम देखें तो फिर ये त्रिभुजी बन जाता है। इसमें भी परिणामी को अपने इसी तरह से व्यक्त करते हैं। तो ये था अपने पास समांतर चतुर्भुज का नियम।
ये सामान्य बातें हैं जिनका अपने आगे उपयोग होता है। अब अपने पास आता है कि अपने पास इनका गुणा कैसे किया जाए, सदिशों का गुणनफल। सदिशों के गुणनफल से पहले एक टॉपिक अपने और करते हैं। अपने पास है सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन। अभी पढ़ा आपने संयोजन। संयोजन क्या था? जोड़ना, मतलब दो या दो से अधिक सदिशों से एक सदिश प्राप्त करना। वियोजन का मतलब है एक सदिश को दो या तीन भागों में विभाजित करना। अपने दो और तीन भागों में वियोजित करते हैं जिन्हें अपने घटक कहते हैं, सदिश के घटक कहते हैं। अपने दो तरह से वियोजित करते हैं। एक अपने पास होता है द्विविमीय वियोजन, द्विविमीय वियोजन, वियोजन, और एक होता है त्रिविमीय वियोजन। द्विविमीय वियोजन की बात करते हैं। ये अपने पास एक्स वाई तल है। एक्स वाई तल में अपने पास एक सदिश को वेक्टर OP के द्वारा व्यक्त किया गया है और इस सदिश को अपने किस से व्यक्त कर देते हैं? A वेक्टर से व्यक्त कर देते हैं। ये जो सदिश है वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। तो अपने क्या कर सकते हैं, इस सदिश A वेक्टर को परस्पर लंबवत दो दिशाओं में वियोजित कर सकते हैं। परस्पर लंबवत दो दिशाओं में, परस्पर लंबवत में तो एक दिशा तो आ जाएगी OX और दूसरी दिशा अपने पास आ जाएगी OY। इनमें अपने क्या कर सकते हैं? वियोजित कर सकते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ये इस सदिश के घटक कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा में अपने घटक की बात करें, घटक है क्या चीज? घटक अपने पास क्या होता है? उस सदिश का, जैसे अपने कहें कि इसका x घटक, तो x अक्ष की दिशा में उस सदिश का क्या प्रभाव है। इसी तरह से अपने y घटक बोले तो y अक्ष की दिशा में उस सदिश का क्या प्रभाव है। तो जो अपने को वैल्यू x अक्ष की दिशा में मिलेगी वो x घटक हो जाएगा उसका, जो उसकी वैल्यू y अक्ष की दिशा में मिलेगी वो उसका क्या हो जाएगा? y घटक। तो x अक्ष की दिशा के घटक को अपने ax से और y अक्ष की दिशा के घटक को अपने ay से लिख दें। तो इसकी वैल्यू अपने फाइंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करें तो अपने पास क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में अपने को क्या चाहिए? अपने को ये चाहिए, ये आधार अपने को चाहिए, कर्ण अपने पास है। आधार और कर्ण अपने पास किस में आता है? कोस थीटा में आता है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा आधार बटा कर्ण। तो अपने पास AX इज इक्वल टू आ जाएगा A कोस थीटा, यानी ये अपने पास आ गया A कोस थीटा। और ये AY जो है, अब अपने को क्या चाहिए इसके अंदर? इसके अंदर अपने को ये चाहिए, ये अपने पास क्या है? लंब है। लंब और कर्ण अपने पास साइन में आता है, तो अपने साइन थीटा फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा AY अपॉन A। तो AY इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा A साइन थीटा। तो इस घटक की जो वैल्यू है वो आ जाएगी A साइन थीटा। मीन्स अपने पास इसका ये घटक, दो घटकों में वियोजित कर दिया इसको। इसका मान आ गया अपने पास A कोस थीटा और इसका मान आ गया अपने पास A साइन थीटा। सिंपल सा तरीका है घटक ज्ञात करने के। अगर कोण की दिशा में घटक ज्ञात कर रहे हैं तो उस सदिश के परिमाण के साथ क्या आ जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा। और इसकी विपरीत दिशा में, यानी यहाँ एंगल नहीं है, उस दिशा में ज्ञात कर रहे हैं तो उस सदिश के परिमाण के साथ उस एंगल का क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। तो ये अपने इस तरह से इसके घटक ज्ञात कर लेंगे। अगर इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दें, अपने इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दें तो अपने पास A इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अगर अपने को घटक पता है तो उस सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, या एक घटक और उसका परिमाण पता है तो दूसरे घटक का अपने परिमाण इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था द्विविमीय वियोजन। मोस्टली अपने जो यूज होता है वो द्विविमीय वियोजन ही यूज होगा बार बार। अब अपने करते हैं त्रिविमीय वियोजन। त्रिविमीय वियोजन जो है, इसमें अपने किसी सदिश को परस्पर लंबवत तीन दिशाओं में वियोजित करते हैं। अपने कहीं यूज नहीं होगा ये, थोड़ा सा बस अपने बात कर लेते हैं। एक्स वाई जेड, ये अपने पास कोई सदिश है, वेक्टर A OP के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है और जेड अक्ष के साथ ये क्या करता है? गामा कोण। तो इसका एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक लेते हैं AX, वो अपने पास A कोस अल्फा होता है। वाई अक्ष की दिशा में इसका जो घटक होता है वो A कोस बीटा होता है और जेड अक्ष की दिशा में जो घटक होता है वो A कोस गामा होता है। ये अपने कहीं यूज नहीं होगा। तो अपने पास द्विविमीय वियोजन जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसका अपने उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें अपने पास आता है सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल कैसे किया जाता है? सदिशों का गुणनफल, क्योंकि ये चीजें बार बार अपने काम आएगी, ठीक है, इसलिए अपने पहले ही थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो अपने आगे इजी रहेंगे।
सदिशों का गुणनफल, गुणनफल दो प्रकार का होता है सदिशों का। एक होता है अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, दूसरा अपने पास होता है सदिश गुणनफल। पहला अपने पास है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या है? अदिश गुणनफल जब दो सदिशों के गुणनफल से अपने को अदिश राशि प्राप्त होती है, जब दो सदिशों के गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसा गुणनफल क्या कहलाता है? अदिश गुणनफल कहलाता है। और ऐसे गुणनफल को अपने दोनों सदिशों के मध्य बिंदु लगाकर व्यक्त करते हैं, इसलिए इसे बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यानी अपने पास दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका अपने गुणनफल अगर बिंदु लगाकर व्यक्त करेंगे, और इनके गुणनफल से सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि दो सदिशों के गुणनफल से अपने को अदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसा गुणनफल क्या कहलाता है? अदिश गुणनफल कहलाता है। और इसमें क्या करते हैं? अपने बिंदु लगाकर इसको व्यक्त करते हैं, इसलिए इसे बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वो दोनों सदिशों के परिमाण और उनके मध्य बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। कोज्या होता है कोस थीटा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा ये अपने पास क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है। अब अदिश गुणनफल जो है इसके कुछ गुणधर्म है अपने पास। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब क्या है? नंबर 1, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, यानी ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करते हैं, चाहे अपने वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए फाइंड कर लें, दोनों इक्वल होते हैं, यानी ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। अगर अपने पास दो समान सदिश है, समान सदिश जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यानी दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल जो है वो सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर आता है। तो इससे अपने पास एक महत्वपूर्ण बात आती है, आई कैप डॉट आई कैप जो है वो 1 आएगा, परिमाण के वर्ग के बराबर, क्योंकि इसका परिमाण 1 है तो इसका अगर परिमाण का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से अपने पास क्या आ जाएगा? जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आ जाएगा के कैप डॉट के कैप। तीसरा अपने पास है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो लंबवत सदिश है उनका अदिश गुणनफल जो है वो हमेशा शून्य होता है। यानी अगर अपने पास वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, ए और बी परस्पर लंबवत है, तो इनका अदिश गुणनफल जो है वो अपने पास क्या आएगा? ए बी कोस 90 आएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए बी कोस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो अपने पास इसी के बेस पे आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप, ये अपने पास क्या होता है? 0। यानी परस्पर लंबवत जो सदिश होते हैं उनका अदिश गुणनफल जो होता है वो हमेशा रॉन्ग बोल गया मैं, दो परस्पर लंबवत सदिश हों उनका अदिश गुणनफल सदैव क्या होता है? शून्य होता है। अब अपने पास आता है, अगर अपने पास ये घटकों के रूप में है तो घटकों के रूप में इसका गुणनफल कैसे होता है? चौथा अपने पास है, अगर ये घटकों के रूप में, जैसे अपने पास वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है प्लस ए जेड के कैप है। इसी तरह से वेक्टर बी जो है वो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। तब अपने पास क्या आ जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो अपने पास आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट अपने पास आ जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं अपने, तो ये अपने पास आ जाता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये अपने पास इनका बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल आता है। तो ये अपने पास था अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का सिंपल सा एग्जाम्पल है कार्य। कार्य जो होता है बल और विस्थापन, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो कार्य जो है वो अपने पास किसका? अदिश गुणनफल का एक उदाहरण है। अब आता है सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल क्या होता है? सदिश गुणनफल, जब दो सदिशों के गुणनफल से अपने को सदिश राशि प्राप्त होती है, जब दो सदिशों के गुणनफल से सदिश राशि प्राप्त हो तो उसे अपने क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल कहते हैं। दो सदिशों के सदिश गुणनफल को व्यक्त करने के लिए दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस का उपयोग किया जाता है। दोनों सदिशों के मध्य क्या करते हैं?
क्रॉस का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो है वो दोनों सदिशों के परिमाण और उनके मध्य बढ़ने वाले कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ज्या साइन थीटा को कहते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण और उनके मध्य बढ़ने वाले कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अपने पास दो सदिश हैं ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं। इनका अगर अपने क्या करना है सदिश गुणनफल, तो अपने क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस का उपयोग करेंगे। इसे अपने क्रॉस प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं। ये अपने पास होता है इसका परिमाण फिर बी का परिमाण इनटू साइन इन दोनों के बीच में बढ़ने वाले कोण की ज्या साइन थीटा इनटू एन कैप आता है। अभी बात करेंगे एन कैप की, यह जगह ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? क्योंकि दो सदिश, क्योंकि अपने सदिश गुणनफल कर रहे हैं तो सदिश गुणनफल में अपने को कैसी राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि प्राप्त होगी। तो उस सदिश की कोई दिशा होगी, तो एन कैप जो है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। अब इसकी डायरेक्शन ज्ञात कैसे करें? इसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए अपने पास दो नियम है। एक तो अपने पास होता है दाहिने हाथ का नियम और एक होता है मैक्सवेल का पेच नियम। दोनों से किसी से ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा अपने पास है। ये अपने पास किसी तल में दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है। अपने को क्या करना है? इनके क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अपने दाहिने हाथ के नियम का जब उपयोग करेंगे तो दाहिने हाथ की अंगुलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे। अब अंगुलियों को प्रथम सदिश की दिशा में रखेंगे और फिर प्रथम सदिश से दूसरे सदिश यानी न्यून कोण की दिशा में, प्रथम सदिश से दूसरे सदिश की ओर न्यून कोण की दिशा में इनको घुमाएंगे तो सीधा अंगूठा जो है वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा को व्यक्त कर देगा। जैसे अपने ए क्रॉस बी ज्ञात कर रहे हैं तो ए की दिशा में अपने अंगुलियों को रखा। अब अपने क्या कर रहे हैं? बी की दिशा में, क्योंकि ये न्यून कोण है, बी की दिशा में जब इसको घुमाएंगे तो अंगूठा क्या है? तल के लंबवत ऊपर की तरफ व्यक्त कर रहा है। मतलब एन कैप की दिशा ये आ जाएगी। इसी तरह से जो पेच होते हैं उन पेच की, उस पेच को अपने यहाँ पुट कर दें। जैसे मान लो ये पेच है, इस पेच को यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ रखने के बाद क्या करेंगे? पेच को घुमाएंगे अपने किधर? ए से बी की तरफ। जब अपने ए से बी की तरफ न्यून कोण का ध्यान रखेंगे, ए से बी की तरफ जब अपने घुमाएंगे, अगर ये पेच की नोक अंदर जा रही है तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा अंदर की तरफ होगी, तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। और अगर ये अपने ऐसे घुमाने से पेच खुलता है, यानी सिंपल सा है कि पेच खुल रहा है और अपने को पता है कि ऐसे करते हैं तो पेच खुलता है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा तल के लंबवत क्या होती है? ऊपर की तरफ होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत उसकी दिशा होगी। एक तो सिंपल सी बात। अब तल के लंबवत ऊपर की तरफ हो सकती है या नीचे की तरफ। इसको अपने ज्ञात करते हैं या तो दाहिने हाथ के नियम से, दाहिने हाथ के नियम से, या फिर अपने क्या करते हैं? मैक्सवेल का पेच नियम, दाहिने हाथ का नियम और मैक्सवेल पेच नियम, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों में से किसी से अपने ज्ञात कर सकते हैं। मतलब दिशा अपने को एन कैप की दिशा इससे ज्ञात की जाती है। अब अपने पास आता है कि ये जो सदिश प्रोडक्ट है, सदिश गुणनफल है, इस सदिश गुणनफल में भी अपने पास है कुछ गुणधर्म है। इसके क्या क्या गुणधर्म है? फर्स्ट अपने पास है सदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। क्रम विनिमय नहीं है, इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। रीजन क्या होता है? क्योंकि अगर अपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करते हैं इसकी अलग दिशा आएगी, और अगर अपने वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करते हैं तो इसकी अलग दिशा आएगी, दिशाएं चेंज हो जाती है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। दूसरा अपने पास है तुल्य सदिश का। अगर अपने क्या करते हैं? तुल्य सदिश है और उन तुल्य सदिश का अपने क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो तुल्य सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट अपने पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्योंकि तुल्य सदिश है तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया? 0। और अपने पास इसमें साइन 0 आएगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसके बेस पे अपने कह सकते हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी।
नेक्स्ट अपने पास है कि लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल। लंबवत सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है, अगर अपने पास वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, तो इनका जो गुणनफल है वो अपने पास क्या आ जाएगा, वो अपने पास आ जाएगा ए बी साइन 90 एन कैप आ जाएगा, यानी ये अपने पास आ जाएगा ए बी एन कैप। इसके बेस पे अगर अपने ज्ञात करें तो अपने पास क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप लंबवत सदिश है, जे कैप क्रॉस के कैप लंबवत सदिश है, के कैप क्रॉस आई कैप लंबवत सदिश है। अब इसकी दिशा क्या, अपने पास क्या आएगा, आई क्रॉस जे कैप करेंगे, आई क्रॉस जे कैप करेंगे तो अपने पास डायरेक्शन आएगी। डायरेक्शन आएगी, मैं अभी अपने बात कर रहे थे कि इनकी दिशा जो होती है उस तल के लंबवत होती है जिस तल में ये स्थित होते हैं। तो अपने पास आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में हो गया, ये वाई एक्स की दिशा हुई, ये जेड एक्स की। तो अपने आई क्रॉस जब जे करेंगे तो अपने पास दिशा क्या आ जाएगी, जेड एक्स की दिशा में आ जाएगी, और जेड एक्स की दिशा में अपने पास एकांक सदिश होता है के कैप। मतलब आई क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप। जे क्रॉस के जो होता है वो अपने पास क्या आ जाएगा, आई कैप, और के क्रॉस आई जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, जे कैप। बट अगर इनकी सीक्वेंस चेंज कर दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप जो है वो आएगा के कैप बट नेगेटिव। इसी तरह से के कैप क्रॉस अपने क्या कर दें, जे कैप आएगा आई कैप बट नेगेटिव। इसी तरह से अपने क्या कर दें, आई कैप क्रॉस के कैप कर दें तो ये बराबर आएगा क्या, जे कैप बट नेगेटिव। तो इस तरह से अपने पास लंबवत सदिशों का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से आता है। अब आता है अपने पास घटकों के रूप में सदिश गुणनफल। घटकों के रूप में सदिश गुणनफल अपने कैसे करते हैं, जैसे अपने पास क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। इसी तरह से वेक्टर बी इज इक्वल टू अपने पास है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये अपने पास है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसको अपने क्या करते हैं, सारणिक के बेस पे इसको सोल्व किया जाता है। तो अपने पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स सॉरी ए एक्स ए वाई ए जेड, और ये अपने पास आ जाएगा बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। अब अपने पास क्या आ जाएगा, आई कैप इसको छोड़ दिया जाता है, इसको छोड़, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा ए वाई बी जेड, माइनस करके इनका मल्टीप्लाई करते हैं ए जेड बी वाई, यानी पहले इससे इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस अपनी तरफ से अप्लाई करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा अपने पास आता है कि ये आई कैप जो है पॉजिटिव लिया जाता है, जे कैप नेगेटिव होता है, फिर के कैप पॉजिटिव, आगे और हो तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से ये चलता है। तो माइनस जे कैप, अब अपने इसको रिमूव कर, इसको छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए जेड बी एक्स प्लस अपने पास आ जाएगा के कैप, थर्ड पे जाएंगे तो प्लस के कैप आ जाएगा। अब इसको रिमूव कर देंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है सदिशों के बारे में, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे और जिसमें आपके पास साइंस है उसमें ये चीज़ें जो है बड़ी काम की रहेगी, आपके हमेशा आपके काम आनी है। अब अपने क्या करते हैं, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है अपने उस सिलेबस पे चलते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है गति, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गति, मोशन। मोशन क्या है, गति किसे कहते हैं, गति क्या है, मोशन किसे कहा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपने पास है। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और सिंपल सा इसमें से क्वेश्चन आना है। तो अपने पास क्या है, गति किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को गतिशील माना जाता है। क्या है, जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु को गतिशील माना जाता है।
यानी कोई भी वस्तु है, अगर उस वस्तु की स्थिति में किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, गतिशील वस्तु कहते हैं। गति जो होती है बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, गति सदैव सापेक्ष होती है। यानी गति जो है वो हमेशा क्या होती है, सापेक्ष होती है। निरपेक्ष गति का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कोई भी गति जो है वो निरपेक्ष नहीं हो सकती। गति सदैव जो है वो कैसी होती है, सापेक्ष होती है। निरपेक्ष गति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसको अपने किस तरह से समझ सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी गति नहीं है जो निरपेक्ष हो। सभी गतियां जो है पूरे ब्रह्मांड की वो क्या है, सापेक्ष गतियां हैं। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है कि कोई पिंड जो है, एक ही वस्तु किसी दूसरी एक ही वस्तु जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है, स्थिर हो सकती है, और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वही वस्तु क्या हो सकती है, गतिशील हो सकती है। किस तरह से, सिंपल सा एक एग्जांपल, बस में बैठे अपने, ये मान लो बस है, बस में बैठे यात्री के लिए बस का जो ड्राइवर है वो विरामावस्था में होगा। गतिशील है बस, लेकिन गतिशील बस में बैठे यात्री के लिए बस का ड्राइवर जो है वो विरामावस्था में है। परंतु सड़क पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए वो ड्राइवर गतिशील अवस्था में है। मतलब सापेक्ष, सारा अपने पास गति जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सापेक्ष। अगर अपने बस में बैठे हैं तो अपने लिए अपने बस का जो ड्राइवर है वो विरामावस्था में है, लेकिन एक बाहर सड़क पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति के लिए ये बस का जो ड्राइवर है वो क्या है, गतिशील अवस्था में। तो एक ही व्यक्ति है जो एक के लिए तो क्या है, गतिशील अवस्था, विरामावस्था में है, और इस दूसरे के लिए क्या है, गतिशील अवस्था में। तो गति हमेशा क्या होती है, सापेक्ष होती है। ब्रह्मांड में निरपेक्ष गति का कोई अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। सूर्य क्या कर रहा है, आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो कोई भी पिंड सापेक्ष या तो गतिशील है या फिर वो क्या है, विरामावस्था में है। निरपेक्ष विरामावस्था और निरपेक्ष गतिशील अवस्था का कोई अस्तित्व नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात है कि गति जो है ब्रह्मांड में किसी भी पिंड की अगर गति है तो वो हमेशा क्या होती है, सापेक्ष होती है। निरपेक्ष गति का कोई अस्तित्व नहीं है। गति नहीं, विरामावस्था भी, जो विरामावस्था है वो भी क्या होती है, हमेशा सापेक्ष होती है। जैसे कमरे में 4 आदमी बैठे हैं तो चारों एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, विरामावस्था में। लेकिन अगर कोई चंद्रमा से देख रहा है उनको तो वो उसके सापेक्ष वो चारों क्या है, गतिशील है। तो हमेशा गति और विरामावस्था जो होती है वो क्या होती है, सापेक्ष होती है। निरपेक्ष गति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब अपने गति का जिसमें अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो है वो यांत्रिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपने क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं, तो यांत्रिकी कहलाती है। यांत्रिकी में 3 पार्ट होते हैं। यांत्रिकी के अपने पास कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। एक अपने पास है स्थितिकी, यानी इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। दूसरा अपने पास है डायनेमिक्स, और तीसरा अपने पास है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स 3 पार्ट अपने पास है। स्टैटिक्स जो होती है वो स्थिर वस्तुओं के अध्ययन के काम में आती है, ठीक है। डायनेमिक्स जो है वो गतिशील वस्तुओं के अध्ययन के काम में आती है, लेकिन इसमें उस चीज़ को शामिल किया जाता है जिसके कारण ये गति उत्पन्न होती है। काइनेमेटिक्स जो है वो गतिशील वस्तुओं के अध्ययन के काम आती है, लेकिन उसमें उस रीजन को, उस कारण को शामिल नहीं किया जाता जिसके कारण वो गति अपने बढ़ते हैं। तो ये शुद्ध गति की भी कहलाती है। इसको काइनेमेटिक्स को क्या बोलते हैं, शुद्ध गति की भी बोलते हैं, कि अपने सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं, उस रीजन पे नहीं जाते हैं जिस रीजन के कारण वो गति प्रारंभ हुई है। तो यांत्रिकी जो है वो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपने क्या करते हैं, वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। 3 पार्ट होते हैं इसमें, स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है और काइनेमेटिक्स है। अब अपने पास आता है, अपने बार बार ये 2 शब्द काम में लेंगे। कभी अपने कण बोल देंगे, कभी अपने क्या बोल देंगे, पिंड बोल देंगे। कभी अपने क्या कह देते हैं, कोई एक कण गति कर रहा है, कभी अपने कह देते हैं एक पिंड गति कर रहा है। कण क्या है और पिंड क्या है,
बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि कण कण नाम आते ही माइंड में आता है कि छोटी सी चीज़ है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। और पिंड नाम आते ही अपने ऐसे होता है कि ये तो कोई बड़ी चीज़ है, इस तरह से नहीं है ये। कण किसे कहेंगे और पिंड किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक हो तो उस वस्तु को कण कहते हैं। यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक है, बहुत अधिक, तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? कण कहेंगे। अगर अपने पास क्या है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार के लगभग है, यानी आकार की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है, तब उस वस्तु को क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जो है वो जयपुर से लेकर दिल्ली तक का सफर तय करती है। जब वो जयपुर से दिल्ली तक का सफर करती है तो उस रेलगाड़ी को अपने क्या कहेंगे? एक कण की तरह मानेंगे। उस रेलगाड़ी को क्या मान लेंगे? कण मान लेंगे। इसी तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी एक कण की बनती है। यानी जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक हो तो उस वस्तु को अपने कण कहते हैं, ठीक है। और अगर उसके आकार के लगभग दूरी है तो फिर अपने उसको क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। तो कण और पिंड कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अपने पास कण जो है, एक ही वस्तु क्या हो सकती है? कण हो सकती है, और उसी को अपने क्या कह सकते हैं? पिंड। लेकिन डिपेंड करेगा कि उसने दूरी कितनी तय की है। अब अपने पास आता है, क्योंकि अपने को गति का अध्ययन करना है, तो गति का अध्ययन करने के लिए अपने को निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। गति का अध्ययन करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है? निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए अपने को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है। क्या है निर्देश तंत्र? किसे कहते हैं निर्देश तंत्र? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहा जाता है? निर्देश तंत्र किसे? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन अपने रीड कर रहे हैं। निर्देश तंत्र ऐसा निकाय, ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जिसके सापेक्ष अपने गति से संबंधित विभिन्न प्राचालों को परिभाषित करते हैं। गति से संबंधित विभिन्न प्राचाल क्या है? गति से संबंधित विभिन्न पैरामीटर्स क्या है? प्राचाल क्या है? जैसे विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है। ये गति से संबंधित विभिन्न प्राचाल, पैरामीटर्स हैं। इनको व्यक्त करने के लिए अपने जिस तंत्र का, जिस सिस्टम का उपयोग करते हैं उस सिस्टम को क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब वह निकाय जिसके सापेक्ष गति से संबंधित विभिन्न प्राचालों को परिभाषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। बहुत सारे प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं, लेकिन सबसे सरलतम निर्देश तंत्र जो है वो कार्तीय निर्देश तंत्र है। कार्तीय निर्देश तंत्र है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। इस कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है? परस्पर लंबवत 3 अक्ष होते हैं। परस्पर लंबवत 3 अक्ष होते हैं जिन्हें अपने x, y और z अक्ष कहते हैं। x, y और z, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं और इस बिंदु को अपने क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो ये अपने पास कार्तीय निर्देश तंत्र है जिसका अपने उपयोग करते हैं। जैसे एक बस अपने को कहते हैं कि 25 किलोमीटर चली गई। अब कहाँ है बस? अब कहाँ है तो अपने को कुछ पता नहीं है। अपने को कहाँ से चली इसके बारे में पता नहीं है। तो जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड जो है, अगर अपने को ये बता दिया जाए कि बस स्टैंड से इस दिशा में 25 किलोमीटर चली गई तो अपने तुरंत बता देंगे कि बस की अब स्थिति जो है वो ये होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड क्या हो गया? एक निर्देश तंत्र हो गया।
यानी बसों के संचालन के लिए अपने क्या कर लिया, एक निर्देश तंत्र मान लिया। किसको? बस स्टैंड को। और सारी की सारी जो दूरियां अपने बताते हैं वो सारी बस स्टैंड से ही बताई जाती है। तो इस तरह से निर्देश तंत्र सिंपल से अपने पास क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा तंत्र होता है जिसके सापेक्ष अपने क्या करते हैं, गति से संबंधित विभिन्न पैरामीटर्स जो हैं, प्राचाल जो है, जैसे विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, ये चीजें, ये राशियां जो है वो व्यक्त करते हैं। तो उसे अपने क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र कहेंगे। अपने किस निर्देश तंत्र का उपयोग करेंगे? कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग करेंगे गति के लिए। अब आता है अपने पास गति के प्रकार। गति के प्रकार, गति के प्रकार। देखिए, अपने दिशा के आधार पर गति को कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। किस तरह से? पहला अपने पास है एक विमीय गति। एक विमीय गति, एक विमीय गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है, जब कोई कण एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक विमीय गति कहलाती है। एक सिंपल सा तरीका और है इसको अपने व्यक्त करने का। अपने कहा था कि अपने कार्तीय निर्देश तंत्र यूज करते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी कण, जैसे मान लो ये पिंड या कण है P, इसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है, x, y और z का उपयोग किया जाता है। तो एक विमीय गति को अपने इसके आधार पर भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? एक विमीय गति ऐसी गति होती है जिसमें x या y या z निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो। या तो अपने यूं कह सकते हैं कि जब कोई पिंड एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है, या यूं कह सकते हैं कि जब अपने पास क्या होता है, x, y या z, इन तीनों में से कोई एक निर्देशांक जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो तो पिंड की गति क्या कहलाती है? एक विमीय गति कहलाती है। अब इसका सिंपल सा उदाहरण अपने पास है कि अपने क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं और उस धागे में मन का प्रो देते हैं। एक धागा लिया, धागे में मन का प्रो दिया, उस धागे को 2 खूंटियों पे बांध दिया, तो वो मन का जो है वो धागे के अनुदिश ही गति कर सकता है, तो वो एक विमीय गति हो जाएगी। या सीधी सड़क है और सीधी सड़क पर कार की जो गति है, कोई कार गति कर रही है, सीधी सड़क है और उस सीधी सड़क पर क्या कर रही है, कार गति कर रही है, तो ये कार की गति क्या हो जाएगी? एक विमीय गति हो जाएगी। दूसरा अपने पास आता है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति अपने किससे कहते हैं? दूसरा अपने पास द्विविमीय गति। द्विविमीय गति क्या है? जब कोई पिंड किसी तल में गति करता है, जब कोई पिंड किसी तल में गति करता है तो पिंड की गति क्या कहलाती है? द्विविमीय गति कहलाती है। या पिंड को व्यक्त करने वाले निर्देशांकों में से कोई दो निर्देशांक मतलब x, y या y, z या z, x, इनमें से कोई 2 निर्देशांक जो है, मतलब इन तीनों में से कोई 2 निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो तो पिंड की गति क्या कहलाती है? द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे उदाहरण इसका, फर्श पर चिंटी की गति, फर्श पर चिंटी गति कर रही है तो चिंटी की जो गति होगी वो द्विविमीय गति होगी, क्योंकि जब वो गति करेगी तो क्या होगा, उसके 2 निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? समय के साथ परिवर्तित होते हैं। इसी तरह से अपने पास क्या है, कैरम खेलते हैं अपने। कैरम में जो अपने पास स्ट्राइकर से जब अपने गिट्टियों को स्ट्राइक करते हैं तो उनकी जो गति होती है वो भी क्या होती है? द्विविमीय गति। तो किसी समतल में पिंड की जो गति होती है, किसी तल में पिंड की जो गति होती है, उस गति को क्या कहते हैं? द्विविमीय गति। या यूं कहें कि किसी पिंड की स्थिति को व्यक्त करने वाले तीनों निर्देशांकों में से, 3 निर्देशांक है अपने पास, इन तीनों में से कोई 2 समय के साथ परिवर्तित हो रहे हों तो ऐसी गति क्या कहलाती है? द्विविमीय गति कहलाती है। तीसरा अपने पास है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति,
त्रिविमीय गति क्या है? जब कोई पिंड आकाश में गति करता है, जब कोई पिंड स्पेस में गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? त्रिविमीय गति कहलाती है। या यूं कहें कि तीनों ही निर्देशांक x, y तथा z, x, y तथा z, तीनों ही निर्देशांक x, y तथा z, तीनों ही निर्देशांक यदि समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, x, y तथा z तीनों ही निर्देशांक यदि समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं तो पिंड की गति क्या कहलाती है? त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे उड़ते हुए पक्षी की गति, उड़ती हुई पतंग की गति, उड़ते हुए पक्षी की गति, उड़ती हुई पतंग की गति, उड़ते हुए वायुयान की गति, ये जो गतियां हैं वो क्या है? त्रिविमीय गति है। तो अपने दिशा के आधार पर गति का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में कर देते हैं: एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति में क्या होता है? एक ही निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होता है। द्विविमीय गति में दो निर्देशांक जो है, कोई भी दो निर्देशांक, चाहे वो एक्स वाई है, चाहे वो वाई जेड है या जेड एक्स, कोई दो निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं। और जब त्रिविमीय गति होती है तो त्रिविमीय गति में तीनों ही निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होंगे। अब अपने पास आता है कण की गति के आधार पर गति का वर्गीकरण। कण की गति की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। ये दूसरा वर्गीकरण अपने करते हैं, वो था दिशा के आधार पर। ठीक है, ये दूसरा अपने वर्गीकरण करते हैं। इसमें अपने पास आता है स्थानांतरण गति। इसमें अपने पास क्या है? स्थानांतरण गति। जिसको अपने ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, स्थानांतरण गति। स्थानांतरण गति में क्या होता है? जब कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर गति करता है तो पिंड की गति क्या कहलाती है? स्थानांतरित गति कहलाती है। जब कोई भी पिंड, जैसे कार है, वो कार सड़क पर गति कर रही है तो वो कार की जो गति है वो कैसी गति है? स्थानांतरण गति है। दूसरा अपने पास है क्या? घूर्णन गति। घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या चीज है? जब कोई पिंड एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है तो पिंड की गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति में अपने पास क्या होता है कि पिंड जो है वो किसी अक्ष के चारों तरफ क्या करता है? घूमता है। तो पिंड की गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति। जैसे पंखे की गति है, पंखे की गति, पंखे की जो गति है वो अपने पास कैसी गति है? घूर्णन गति है। तो अपने पास क्या होगा? घूर्णन गति में क्या होगा? घूर्णन गति में अपने पास पिंड जो है वो एक निश्चित अक्ष के चारों तरफ पिंड के जो कण है वो क्या करते हैं? गति करते हैं। तीसरा अपने पास है कंपन गति। कंपन गति क्या है अपने पास? इसको अपने दोलन भी बोल देते हैं, कंपन या दोलन गति। कंपन या दोलन गति। ठीक है, ये अपने पास क्या है? ऑसिलेटरी मोशन अपने पास क्या है? दोलन या कंपन क्या है? ये रोटेटरी मोशन है, ये अपने पास ऑसिलेटरी मोशन है। कंपन गति में क्या होता है और दोलन गति में क्या होता है? जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है तो पिंड की गति क्या कहलाती है? दोलन गति। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। वैसे दोलन गति क्या है? जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द अपनी गति को दोहराता है बार बार तो पिंड की गति क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। कंपन क्या है फिर? सेम होता है, दोलन गति ही क्या होती है? कंपन गति ही होती है। बट कंपन गति किसको कहते हैं? कंपन गति में क्या होता है? जो आयाम होता है यानी मध्य अवस्था से जो विस्थापन होता है वो अल्प होता है। तो जब विस्थापन अल्प होता है तब तो कंपन नाम दे दिया जाता है, और जब विस्थापन ज़्यादा होता है तो उसको दोलन नाम दे दिया जाता है। तो इसका जैसे अपने पास क्या होता है? परमाणु कंपन करते हैं, अपने मध्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या करते हैं? कंपन करते हैं। तो परमाणु की जो गति होती है वो कंपन गति होती है। ठीक है,
और दोलन गति, सिंपल पेंडुलम सरल लोलक जो है वो क्या करता है, दोलन गति करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें आयाम यानी गति का आयाम अधिक होता है, इसमें गति का आयाम क्या होता है, कम होता है। तो ये अपने पास कण की प्रकृति के आधार, कण की गति की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं अपने। स्थानांतरण गति है, स्थानांतरण गति में क्या होता है कि पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, गति करता है। अब एक चीज देखिए, अगर पिंड शुद्ध स्थानांतरण गति करता है, पिंड शुद्ध स्थानांतरण गति करता है, तो पिंड के सभी कण जो है उनके बीच की दूरी क्या रहती है, वही रहती है, और ये एक दूसरे के समांतर गति करेंगे, यानी इनके बीच की दूरी उतनी रहेगी और ये एक दूसरे के क्या करते हैं, समांतर गति करते हैं। घूर्णन गति में क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई पिंड है, ये इसमें से पारित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है। घूर्णन करता है तो इस पिंड के विभिन्न कण हैं, ये विभिन्न कण है, ये विभिन्न कण क्या करते हैं, इस घूर्णन अक्ष के चारों तरफ क्या करते हैं, वर्ताकार पथ में गति करते हैं। ये जो पिंड है ये इस घूर्णन अक्ष के चारों तरफ क्या करते हैं, वर्ताकार पथ में गति करते हैं। पिंड के विभिन्न कण जो है वो वर्ताकार पथ में क्या करेंगे, गति करेंगे। दोलन और कंपन में अपने बात कर चुके हैं। तो ये था गति के प्रकार। अब अपने पास आता है दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा सिंपल सा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। दूरी क्या चीज़ है, दूरी किससे कहते हैं अपने, पहले पढ़ते हैं अपने दूरी क्या है। दूरी किससे कहते हैं, किसी गतिशील पिंड द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। किसी गतिशील पिंड द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। कोई गतिशील पिंड है और वो जितना पथ तय करता है उस पथ की जो लंबाई है वो लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूरी जो है वो अदिश भौतिक राशि है। दूरी अदिश भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश भौतिक राशि है। एसआई पद्धति में अंतरराष्ट्रीय, जिसको मात्रक पद्धति अपन बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक है, एसआई पद्धति में मात्रक जो है दूरी का वो मीटर है और अपने इसको एम से व्यक्त करते हैं। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी गतिशील पिंड की दूरी समय के साथ सदैव बढ़ती है। अगर अपने पास कोई पिंड गतिशील है तो गतिशील पिंड की जो दूरी होती है, गतिशील पिंड की जो दूरी है, दूरी समय के साथ सदैव बढ़ती है। पिंड गतिशील है, समय बढ़ रहा है, तो समय के साथ दूरी जो है वो सदैव क्या होगी, बढ़ेगी। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी जो है वो सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। हमेशा दूरी जो है वो पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। तो दूरी क्या है, किसी गतिशील पिंड द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। अदिश भौतिक राशि है, एसआई पद्धति में मात्रक मीटर है। और कोई गतिशील पिंड है तो गतिशील पिंड की जो दूरी है वो समय के साथ सदैव क्या होती है, बढ़ती है। दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अब आता है अपने पास विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन क्या है, किसी गतिशील पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी। किसी गतिशील पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की
सीधी दूरी या यूं कहें कि न्यूनतम जो लंबाई है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। मतलब अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की लंबाई दूरी कहलाती है। यानी सीधी लंबाई, यूं कहें अपने सीधी लंबाई जो है के बीच की सीधी लंबाई विस्थापन कहलाती है। अपने पास क्या है? कोई गतिशील पिंड है और उस गतिशील पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो सीधी लंबाई है, उस सीधी लंबाई या न्यूनतम जो लंबाई है उन दोनों के बीच की, वो अपने पास क्या कहलाता है? विस्थापन होता है। विस्थापन जो है वो सदिश भौतिक राशि है। विस्थापन जो है वो सदिश भौतिक राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक जो है, एसआई पद्धति में मात्रक मीटर है। ये सदिश भौतिक राशि है। एसआई पद्धति में क्या है? इसका मात्रक जो है वो क्या है? मीटर है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी गतिशील पिंड का विस्थापन जो है वो समय के साथ बढ़ सकता है या घट सकता है। किसी गतिशील पिंड का विस्थापन जो है वो समय के साथ बढ़ या घट सकता है। गतिशील पिंड का विस्थापन समय के साथ बढ़ या घट सकता है। यानी विस्थापन जो है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। आपने पढ़ा था कि दूरी, गतिशील पिंड की दूरी सदैव बढ़ती है, लेकिन यहाँ क्या है? गतिशील पिंड का विस्थापन समय के साथ क्या हो सकता है? बढ़ या घट सकता है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और इसकी वैल्यू जो है वो शून्य भी हो सकती है। एक इन दोनों में रिलेशन है दूरी और विस्थापन में, और मोस्टली वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनके लिए कौन सा उपयुक्त संबंध है। अपने को वो ध्यान रखना है। जो दूरी होती है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है? विस्थापन होती है। दूरी बड़ी होगी किससे? विस्थापन से, या कम से कम क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकती। ये रिलेशन एग्जाम में पूछा गया है। दूरी और विस्थापन में संबंध होता है, दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है? विस्थापन होता है। यानी दूरी का मान विस्थापन से क्या होता है? बड़ा, या कम से कम दूरी क्या हो सकती है? विस्थापन के बराबर हो सकती है। एक सिंपल सा अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अपने पास एक पिंड O पॉइंट से गति करना शुरू करता है। ये A पे जाता है, B पे जाता है और फिर ये C पे जाता है। ठीक है, मान लो A B के बीच की दूरी अपने पास कितनी है? ये एक जो है वो 10 मीटर पे है, B जो है वो 15 मीटर पे है और C अपने पास 18 मीटर पे है। अगर पिंड O से गति करता हुआ C पे पहुंचता है, O से C पर पहुंचता है, O से C पर पहुंचता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी 18 मीटर है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 18 मीटर। पिंड का जो विस्थापन है, विस्थापन भी 18 मीटर है। O से गति करना शुरू किया किसी पिंड ने और वो C पर पहुंच गया, तो C पर अगर अपने को इसकी दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी 18 मीटर है, पिंड का जो विस्थापन है वो भी 18 मीटर है, दोनों बराबर है। अगर पिंड C से वापस गति करना प्रारंभ करता है और B पर आ जाता है, तो B के लिए अपने पास क्या हो जाएगा? B बिंदु के लिए अपने पास जो दूरी है, दूरी अपने पास आ जाएगी OC प्लस अपने पास आ जाएगी CB। OC अपने पास है 18 प्लस ये डिस्टेंस हो जाएगी प्लस 3 यानी 21 मीटर आ जाएगी।
18 माइनस 15 करके अपने पास ये इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। तो अपने पास कुल दूरी कितनी आ गई? 21 मीटर आ गई। विस्थापन अपने पास होता है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी। तो विस्थापन अपने पास आएगा OB, और OB अपने पास है 15 मीटर। देखिए दूरी बढ़ रही है, विस्थापन क्या हो गया? कम हो गया। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं, विस्थापन और दूरी में ये रिलेशन अपने पास आता है। देखिए यहाँ दूरी और विस्थापन बराबर था, मतलब दूरी कम से कम क्या हो सकती है? विस्थापन के बराबर, अदरवाइज क्या होती है? अधिक होती है। अब आता है अपने पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल और ले लें। एक पिंड जो है वो r त्रिज्या के वर्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करता है। एक पिंड, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पिंड r त्रिज्या के वर्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन जो है, दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना है। एक पिंड r त्रिज्या के वर्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करता है। ये अपने पास केंद्र हो गया, ये इसकी रेडियस r हो गई। पिंड यहाँ से चलना शुरू करता है A पॉइंट से, और ये वर्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करके वापस A पे आ जाता है। तो पिंड द्वारा तय की गई जो दूरी है, दूरी अपने पास आ जाएगी वर्ताकार पथ की परिधि, और परिधि अपने पास है 2πr। विस्थापन अपने पास क्या आ जाएगा? विस्थापन अपने पास आ जाएगा, पिंड की जो प्रारंभिक स्थिति है वही अंतिम स्थिति है। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में सीधी दूरी कितनी हो गई? 0। तो विस्थापन अपने पास क्या हो गया? 0। तो जब कोई एक पिंड है जो r त्रिज्या के वर्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर अपने पास एक पिंड जो है वो r त्रिज्या के अर्धवर्ताकार पथ का चक्कर पूरा करता है, यानी अर्धवर्ताकार पथ पर क्या करता है? गति करता है। एक मिनट अपने लिखते हैं। एक पिंड r त्रिज्या का अर्धवर्ताकार पथ पूरा करता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा पिंड का विस्थापन, ये ज्ञात करना है अपन को। ये अब क्या करता है? पिंड r त्रिज्या का अर्धवृत्त पूरा करता है, यानी A से चलना शुरू करता है, B पे पहुंच जाता है। ये अपने पास अर्धवर्ताकार पथ पर गति करता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है, दूरी अपने पास आ जाएगी अर्धवृत्त की परिधि, क्योंकि ये अर्धवृत्त पूरा करता है r त्रिज्या का। लेकिन अर्धवृत्त की परिधि अपने पास आ जाएगी क्या? πr। और विस्थापन अपने पास क्या आ जाएगा? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी, यानी इन दोनों के बीच की सीधी दूरी AB अपने पास क्या हो गया? व्यास। अर्धवृत्त का क्या हो गया? व्यास। और ये अपने पास आ जाएगा 2r। तो इस स्थिति में विस्थापन अपने पास आ जाएगा 2r, और अपने पास दूरी कितनी आ जाएगी? πr आ जाएगी। थैंक्स।